अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अब्दुल रऊफ़ जो कि फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं और बहुत सीनियर पर्सनालिटी हैं। ये DHQ हॉस्पिटल सरगोदा के अंदर जो है इस वक्त सर्विस कर रहे हैं और काफ़ी सालों से, मेरे तो काफ़ी सीनियर हैं। हमने अपनी इंटर्नशिप इनके पास की और उसके बाद ये इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया MPhil फार्मास्यूटिक्स में और उसके बाद ये PhD करने चाइना चले गए। वापस आके इन्होंने अपनी सर्विस को रिज्यूम किया है। तो रऊफ़ कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप ठीक हैं? अच्छा रऊफ़, आपसे कुछ चीज़ें पूछनी थी। आप बताएं कि आप हमारे सबसे पहले जो फार्मेसी का प्रोफेशन है इसके फ्यूचर को कहाँ देखते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो है इसका फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह ब्राइट है, क्योंकि आप देखें जब हम जॉब में आए हैं तो तब THQ या DHQ लेवल पे फार्मासिस्ट होता था। तो अब ये देखें ग्रेजुअली 5 फार्मासिस्ट हमारे THQ लेवल पे इंडक्ट हो गए हैं और बेसिक हेल्थ यूनिट और जो हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे भी एक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी क्रिएट रिसेंटली हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर हमें नज़र आता है वो बड़ा ही ब्राइट नज़र आता है। अगर इस हवाले से अगर प्रोग्रेस होती रही तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अब 10-20 इवन मोर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट जो हैं वो सर्व करेंगे। THQ और DHQ की बात करें आप, और जो टीचिंग हॉस्पिटल है हमारे उसमें तो 50s एंड मोर देन 50s जो हैं वो हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से सैलरीज नहीं मिल रही। तो लोगों का ये भी गिला शिकवा है कि अगर प्राइवेट में चले जाएँ तो सैलरीज है ही नहीं और अगर गवर्नमेंट में भी सर्व करें तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में बाउंड होकर रह जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमारे पाकिस्तान में जो एक सैलरी स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर है, फार्मासिस्ट को भी उस हिसाब से ही वो पे करते हैं। तो एक इस तरह एक डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है या उनके जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके लिए अलाउंस मिलता है। तो इस पे काफ़ी हम अपनी PPA से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे काम करें और फार्मासिस्ट को भी वो अलाउंसेस मिलने चाहिए ताकि फार्मासिस्ट भी अपना इनकरेज होकर क्वालिटी जो है मेडिसिन में वो पेशेंट को प्रोवाइड करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो लैक ऑफ यूनिटी जो हमें नज़र आती है जब हम PPA की बात करते हैं तो PPA बहुत अच्छा काम करी है अब इलेक्शंस के बाद ख़ास तौर पे, लेकिन जब हम कुछ कहते हैं कि हमने एक इनिशिएटिव लेना है और PPA की मदद करनी है तो कई ऐसे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि जी ये अपना खुद का काम कर रहे हैं और फिर वो बिल्कुल बटे हुए हैं सारे। तो यूनिटी नज़र ही नहीं आती किसी एक इनिशिएटिव को लेने के लिए। उसके लिए क्या किया जाए? देखें जो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनकी पहले PMA थी और PMA उस लेवल पे काम नहीं कर रही थी जिस लेवल पे उनकी YDA काम कर रही है। तो हम फार्मासिस्ट को भी चाहिए कि हम अपनी YPA को इतना एक्टिव करें जिस तरह एक YDA है और उन्होंने अपने बहुत सारे मुतालबात जो हैं गवर्नमेंट से बनाए हैं और वो इस हद तक YDA चली गई है कि वो अपना कोई भी उनका इनिशिएटिव है वो कभी फेल नहीं हुआ। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी कोई ऐसी YPA टाइप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लॉन्च करना चाहिए और उसको बूस्टअप देना चाहिए। ठीक है कि YPA और ये जो है ना YPC यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी टाइप ये हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ एरियाज़ तक महदूद हैं। जैसे कोई KPK तक है महदूद YPC यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी, लेकिन उसकी उस तरह से इन्फ्लक्स इधर पंजाब में नहीं हो पाया। तो वो लैक हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, आप भी एक वक्त में फ्रेश ग्रेजुएट निकले थे, आपके पास गाइडेंस थी नहीं थी, तो जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि अगर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप? मैं अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को सबसे पहले तो ये कहूँगा वो गवर्नमेंट में नहीं किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, सबसे पहले वो देखें कि उनका अपना इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वो 10 years अपनी लाइफ का भूल जाएं और वो 10 years वो इस तरह एफर्ट्स करें कि उनका ये ही जॉब है और उन्होंने पूरी लाइफ इसी को देनी है और फिर वो 10 years के बाद खुद को देखें कि वो नेक्स्ट जो 20-30 years होंगे वो पीक पे होंगे। तो आपको कोई भी फील्ड अगर आप पसंद है, चाहे टीचिंग है तो PhD करें, रिसर्च में जाएं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं तो उसमें आप फार्मेसी प्रैक्टिस है जैसे उसमें अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, वहाँ पे सर्व करें। तो 10 years आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फील्ड जिसमें आप समझते हैं कि इसमें आप अपना इनपुट दे सकते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करें और उसको 10 year आप उसको सर्व करें। फिर उसके बाद आपको उसका आउटपुट जो नज़र आएगा वो आपको खुद नज़र आएगा कि आपने ये जो 10 years हैं ये आपने जो लगाए हैं ये आपकी सारी ज़िंदगी आपके वो काम आएंगे। अच्छा रऊफ़, आपने जो है स्कॉलरशिप को भी अवेल किया था और आप स्कॉलरशिप पे बाहर भी गए और आप अपनी PhD कंप्लीट करके, और बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और कौन सी कंट्रीज़ है जिनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च प्लस काम कर सकते हैं, या अगर आपने वहाँ पे वो परमानेंट होना चाहते हैं या रिसर्च करके वापस आना चाहते हैं तो क्या सजेशंस देंगे? देखिए जो रिसर्च है ना वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है। जो फॉरेन में मैंने देखा है जो उनका MPhil का लेवल है उस लेवल पे हमारी PhD है।
तो हमें चाहिए कि हम फ़ॉरेन से अपना एक्सपीरियंस गेन करके आएँ, वहाँ से हम पूरी रिसर्च के पब्लिकेशंस लेके आएँ और वहाँ से जो हम लर्न करके आएँ उसको यहाँ पाकिस्तान में उसको हम अपने जूनियर्स जो हैं उनको पॉलिश करें। तो रिसर्च एक ऐसा फील्ड है, जैसे हम देख रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या उसकी फार्मूलेशन नहीं होती। तो अगर हम अपनी रिसर्च को इस लेवल पे ले आएँ कि हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट की फार्मूलेशन शुरू हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की जो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट में लगती है तो वो काफ़ी बच जाएगी। तो स्कॉलरशिप के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपको पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है उसको अवेल करें, उसको प्रॉपरली जो है टाइम दें। जैसे मैंने चाइना में किया तो मुझे 1 साल लगा है उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में और उसको विन करने में। इसी तरह यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे स्कॉलरशिप है, जैसे मैरी क्वेरी एक यूरोप का बड़ा रिनोन फेमस जो है स्कॉलरशिप है वो है। इसी तरह एरेस्मस है और इसी तरह ये जापान वाली साइड पे हैं। तो ये स्कॉलरशिप आप एक इसके ऊपर ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन काम कर लिया तो आप समझें कि आप स्कॉलरशिप विन कर देंगे। इसको आप पूरा साल आपको इसके ऊपर एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको सुपरवाइज़र को अप्रोच करनी पड़ेगी, उनसे एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, उनका फील्ड इंटरेस्ट सबको देखना पड़ेगा और फिर उसका एक प्रॉपर वे होता है कि आपने ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। कई लोग होते हैं वो ये करते हैं कि जिसने स्कॉलरशिप अटेन कर ली है वो बिल्कुल उसी का रेप्लिका जो होता है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसी चीज़ के ऊपर उसको एक बंदे को स्कॉलरशिप मिली लेकिन उसी पे दूसरे को रिजेक्शन हो जाती है। तो ये जो कॉपी पेस्ट काम है या ये जो चीज़ें हैं जो लोग कॉपी करते हैं लोगों की और कहते हैं कि जी हमें भी वो स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर जहाँ पे वो जाके फेलियर हो जाता है और वहाँ पे पता चलता है जी ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है? देखें, एक चीज़ में सेचुरेशन हो जाती है। एक प्रोफेसर है तो उसको लिमिटेशन होती है कि वो कितने फॉरेनर्स को ग्रेजुएट को ले सकता है। तो आप उसके बजाय कोई नेक्स्ट प्रोफेसर दिया उसको टारगेट करें, नेक्स्ट जो स्कॉलर देता है आप उसको टारगेट करें। अच्छा रऊफ, इसी तरह से जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी क्लियर किया था, ठीक है, और आप उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट हुई हॉस्पिटल के अंदर और आपने एक अरसा गुजार दिया, आपने स्कॉलरशिप भी ली, आप बाहर गए, आप वापस आए, आपने मेरे ख्याल से पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहता है तो आप अपना ईमेल भी बता दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, और कोई फाइनल वर्ड है तो हमारे देखने वालों को जो हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी बुक्स निकालें। नोट्स में तो सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं आपको, लेकिन आप लाइब्रेरी में जाएं और हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 जो फेमस बुक्स हैं उसमें से पढ़ें। आउट ऑफ द वे जाके जो अगर आप अटैम्प्ट्स करेंगे क्वेश्चंस की तो फिर आप जो है ना वो सिलेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि जो रूटीन में सब लोग नोट्स से पढ़ते हैं तो आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है। उसके लिए अभी से जो स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उनको मेरी यही मशवरा है कि वो बुक से 2-3 बुक्स जो हैं हर सब्जेक्ट की लेके तो वो पढ़ें। और जो मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहें वो लईकुर रहमान साहब जो हैं उनको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे दूंगा और ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा, तो उनके थ्रू मुझसे आप फ्री एनी टाइम जो है वो कोई भी गाइडलाइन लेनी हो तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रऊफ़, और इंशाल्लाह बाकी सीरीज़ के साथ भी मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हम लोग अपलोड करते रहेंगे आपको, और आप अपने जो है मेंटोर्स को चुन सकते हैं। और मेरा एम ये है कि मैं आप लोगों तक उन लोगों की रसाई को मुमकिन बनाऊं जिसको आप सोचते हैं कि आप उनको एज अ गाइड के तौर पे परसीव करें, जिनसे आप मालूमात ले सकें, प्रोफेशन में आगे बढ़ सकें। लेकिन कई बार हम बीइंग स्टूडेंट या फिर ऐसी जगह पे होता है कि हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो सारे लोग आपके मोबाइल तक पहुँचें जिनसे आप गाइडेंस ले सकें। शुक्रिया।